वीडियो शुरू करते हैं हिसाची आउची की कहानी से। हिसाची 35 साल का एक जवान और तंदुरुस्त आदमी था जो जापान की एक न्यूक्लियर पावर फैक्ट्री में काम करता था। ये फैक्ट्री फ्यूल बनाकर दूसरी फैक्ट्रीज को सप्लाई करती थी ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। ये फ्यूल मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम की कन्वर्जन से तैयार किया जाता था। यूजुअली फ्यूल बनाने के लिए सिर्फ 5% यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और इसको मिक्स करने के लिए भी स्पेशल कंटेनर्स यूज होते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री में ये लोग स्टील की बाल्टियां इस्तेमाल कर रहे थे और काफी अरसे से यही हो रहा था। 30 सितंबर 1999 को काम करते हुए हिसाची ने यूरेनियम को डायरेक्ट बाल्टी से मेन टैंक में डालना शुरू कर दिया। फ्यूल ज्यादा बनाने के लिए इन्होंने यूरेनियम की परसेंटेज को 5 से 18 पर कर दिया। टैंक में बाल्टी से सोल्यूशन डालते हुए टैंक से ब्लू कलर की फॉर्म में खतरनाक रेडियो एक्टिव रेज निकलना शुरू हुई और हिसाची और उनके साथ काम करते हुए 2 वर्कर्स को लपेट में ले लिया। क्योंकि हिसाची टैंक के सबसे नजदीक था इसलिए उसको 17,000 मिलीसीवर्स का रेडिएशन लगा, जबकि नॉर्मल इंसान साल में 20 मिलीसीवर्स का रेडिएशन एक्सपोजर बर्दाश्त कर सकता है, जिसकी वजह से उन्हें फौरन उल्टियां आने लगी और बॉडी में बहुत ज्यादा जलन महसूस हुई। उसके जिस्म के वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो चुके थे। रेडिएशन बर्न्स उसकी बॉडी पे फैल चुके थे और उसकी आंखों से खून निकल रहा था। हिसाची के डॉक्टर्स ने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और स्टेम सेल ग्राफ्ट्स के मेडिकल प्रोसीजर्स की मदद से जिंदा रखा, लेकिन 59th डे पे उसको 3 हार्ट अटैक हुए। किसी तरह डॉक्टर्स ने उसको इसके बाद भी मरने से बचा लिया, लेकिन इमेजिन हिज पेन एंड सफरिंग। आखिरकार ऑन 83rd डे हिज बॉडी गेव आउट। This is story of a single man who was exposed to radiation. आप सोचें कि what would a nuclear war and its aftermath look like? Welcome to Duffer Movement. We always welcome your criticism and feedback in the comment section. अब आते हैं दोबारा अपनी वीडियो पे। इस वक्त दुनिया में 9 मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। और आपको तो पता ही है कि आजकल इसराइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनके दरमियान न्यूक्लियर वॉर कितनी हद तक खतरनाक हो सकती है ये आपको आगे जाकर पता चलेगा। A single nuclear warhead could kill hundreds of thousands of people. एक अंदाजे के मुताबिक अगर न्यूयॉर्क में एक एटमी धमाका किया जाए तो इससे 5,83,160 हलाकतें हो सकती हैं। मुश्तरका तौर पर 13,000 एटॉमिक वेपन्स हैं, जिनमें से बहुत सारे हिरोशिमा पे गिराए गए बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल हैं। 1945 में हिरोशिमा पर एटॉमिक अटैक किया गया था, जिसके नतीजे में शहर में मौजूद तमाम बिल्डिंग्स 70% तक जल गई थी। 1,40,000 अमवात रिपोर्ट हुई थी और जो बच गए थे वो कैंसर की किसी क्रॉनिक डिजीज में मुब्तला हो गए थे। आज इतने सालों बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी की रेडिएशन लेवल्स बिल्कुल लो लेवल पर तो चली गई हैं कि ह्यूमन बॉडीज पर अफेक्ट ना कर सके, लेकिन खत्म नहीं हुई। सोचें अगर आज किसी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल हो गया तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे। चलें आपको बताते हैं। एक एटमी हथियार एक शहर की 70% आबादी को खत्म कर सकता है। अंदाजन अमेरिका और रशिया की वॉर से कैजुअलिटीज करोड़ों में होंगी। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हीट और रेडिएशन की शक्ल में वास्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। इसकी स्पीड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर आवर है, तो यू कैन इमेजिन कि एक धमाका कितना एरिया कवर करेगा। एक ब्लास्ट का इमीडिएट इफेक्ट ये होगा कि लोग मर जाएंगे, लंग इंजरीज होंगी, कान डैमेज हो जाएंगे और इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगी। बिल्डिंग्स गिरने से लोग जख्मी होंगे। थर्मल रेडिएशन इतनी शदीद होगी कि लोग लिटरली एवेपोरेट कर जाएंगे। एक्सट्रीम हीट से लोग, इमारतें और चीजें जल जाएंगी। यहाँ तक कि जिन लोगों ने जमीन के नीचे पनाह ली होगी उन तक भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी। और अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स रेडिएशन रिलीज करते हैं, तो जो लोग इस रेडिएशन में एक्सपोज रहे हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। दिस एक्सपोजर कुड कंटेमिनेट एनवायरनमेंट। फिजिशियंस का अंदाजा है कि 1945 और 1980 में किए गए न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से मिलियंस में लोग कैंसर का शिकार हो गए थे। दुनिया में 1% से भी कम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ग्लोबल क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर सकता है और कहत साली लेकर आ सकता है। ऑल्सो इट कुड रिजल्ट इन न्यूक्लियर विंटर्स जो हमारा इकोसिस्टम तबाह करके रख देंगे। फिर न्यूक्लियर वेपन्स का गहरा असर हमारा एनवायरनमेंट भी लेता है। जैसे कि मैंने लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में बताया कि इनकी प्रेजेंस से न सिर्फ वर्ल्ड वाइड फेमाइन्स बढ़ेंगे बल्कि ग्लोबल वार्मिंग में भी इजाफा होगा। द सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स वुड आल्सो बी टेरेबल, क्योंकि सबकी देखा देखी हर मुल्क चाहेगा कि वो भी न्यूक्लियर पावर बन जाए ताकि अपना डिफेंस किया जा सके, और इस सब के लिए जरूरत पड़ेगी पैसे की। जबकि यही पैसा अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी और हेल्थ फैसिलिटीज पर खर्चा जाए तो ना इकोनॉमी मुतासर होगी और ना ही वर्ल्ड पीस।
न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी लिहाज से दुनिया के लिए फायदेमंद नहीं है। इनके ना होने से शायद ममालिक के दरमियान वॉर्स हो सकती हैं, क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन इनका होना तबाही और मौत है, क्योंकि इनकी लाई हुई तबाही की रेंज बॉर्डर्स तक महदूद नहीं है। इनके अटैक से अगर लोग बच भी जाएं तो लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्प्लीकेशंस का शिकार हो जाते हैं। एक एटॉमिक वेपन ये नहीं देखेगा कि लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया की है, इसके असरात से पड़ोसी मुल्क भी नहीं बच सकेंगे। आफ्टर इफेक्ट्स तो अपनी जगह, न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी का भी एनवायरनमेंट पर असर पड़ता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले एक्सप्लोजिव मटेरियल्स रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की वजह बनते हैं। साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने आज के दौर में तकरीबन हर बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला है, लेकिन दे कांट ट्रीट रेडिएटेड पेशेंट्स। हिशाची की कहानी आपके सामने है। जॉन एफ कैनेडी कहते हैं कि वी मस्ट abolish nuclear weapons or they will abolish us. So for everyone out there, peace is the ultimate solution. वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब. See you in next video.